हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 18 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एमओयू बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स ऑन कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामलों में सहयोग पर भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो ये जो एमओयू है ये साइन किया गया था भारत की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के बीच में और उनके साथ ही मालदीव की जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट है उनके बीच में। और ये एमओयू साइन किया गया है दोनों ही देशों के बीच में स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। तो इस एग्रीमेंट के अंडर में दोनों ही देशों के बीच में बायलैटरल एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे यूथ और स्पोर्ट अफेयर के फील्ड में। और इससे होगा क्या कि जो स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स साइंस और कोचिंग टेक्निक्स हैं इन क्षेत्रों में नॉलेज भी बढ़ेगा और एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और एक्सपर्टाइज भी बढ़ेंगे। इसके अलावा जो भारत है या मालदीव है वहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, युवा हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग टाइप के कैंप और फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इससे उनका जो परफॉर्मेंस है वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए और भी ज़्यादा निखर कर सामने आएगा। साथ ही भारत और मालदीव के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनमें भी सुधार आएगा, वो और भी मजबूत होंगे। तो जो मालदीव है यहाँ की कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। नेक्स्ट अपडेट है, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट इंडियाज़ इम्पोर्ट ऑफ आर्म्स हैज़ बीन डिक्रीज्ड बाई 33%। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हथियारों की आयात में 33% की कमी आई है। तो सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और अभी हाल ही में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है और इनके रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि भारत में जो हथियार हैं उनके आयात में यानी इंपोर्ट में 33% की कमी आई है। तो 2011 से 15 के कंपैरिजन में देखा जाए तो 2016 से 20 के बीच में जो हथियार का इंपोर्ट हुआ है उसमें 33% की गिरावट देखी गई है। और वो भी इसलिए क्योंकि भारत में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पे जोर दिया गया है। भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया और ये भी कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम लाई जाए ताकि जो डिफेंस इंडस्ट्री है भारत वहाँ पे भी आत्मनिर्भर बने और जो डोमेस्टिक यानी भारत में ही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण हो और उनका यूज़ किया जाए। तो इस कारण से दूसरे देशों से आयात करने पे काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है और इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई हैं दो कंट्रीज़, रशिया और यूएसए के। ग्लोबल लेवल पे बात करें तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर रहे हैं आर्म्स के यानी हथियारों के ये थे यूएसए, रसिया, फ्रांस, जर्मनी और चाइना। और जबकि टॉप इंपोर्टर थे सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। और इंडिया के लेवल पे बात करें तो इंडिया को सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करता था रशिया 49%, उसके बाद फ्रांस 18% और उसके बाद इसराइल 13%। और अगर भारत की बात करें, भारत एक्सपोर्ट करने के मामले में कहाँ पे आता है तो पूरे विश्व भर में भारत जो हथियार है उनको एक्सपोर्ट करने में 24वें नंबर पे आता है। इसके अलावा भारत सरकार का एक टारगेट ये भी है कि 2025 तक जो भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे भारत सरकार टर्नओवर को 1.7 लाख करोड़ रुपीस पहुँचाना चाहती है। नेक्स्ट अपडेट है, अकॉर्डिंग टू 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट न्यू दिल्ली इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। 2020 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो अभी हाल ही में स्विस का एक ग्रुप है IQ एयर जो कि PM 2.5 जो कि लंग को डैमेज करने वाले एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं उनके बेसिस पे एयर क्वालिटी का जो लेवल होता है उसे मेज़र करता है। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर पूरे विश्व भर में जिनमें ये सर्वे किया गया तो 106 कंट्रीज़ के ऊपर ये सर्वे किया गया था, तो ये पाया गया कि जो नई दिल्ली है भारत की राजधानी वो पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी पाई गई है। और इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि पूरे विश्व भर में अगर 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ यानी 50 ऐसी सिटीज़ की लिस्ट बनाई जाए जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं तो उनमें 35 भारत में ही हैं। ओके, और नई दिल्ली लगातार ये तीसरी बार मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बन के उभरा है। और अगर सिटी वाइज बात करें तो पूरे विश्व भर में नई दिल्ली 10वें नंबर पे आता है। ओके, 10वीं सबसे पॉल्यूटेड सिटी है और पहली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। दो अलग अलग पॉइंट हैं। इसके अलावा पूरे विश्व भर में चाइना की जिनजियांग जो सिटी है ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन के निकली है।
नेक्स्ट अपडेट है डीवी सदानंद गौड़ा इनॉग्रेटेड इंडिया चैम 2021 इन न्यू दिल्ली। डीवी सदानंद गौड़ा जी ने नई दिल्ली में इंडिया कैम 2021 का उद्घाटन किया है। तो इंडिया गेम 2021 क्या है, तो ये एक तरह का इवेंट है जो कि केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए ऑर्गेनाइज कराया जाता है और ये एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। और इसका इनॉग्रेशन किया है डीवी सदानंद गौड़ा जी ने, जो कि केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के यूनियन मिनिस्टर हैं। तो इस इवेंट के लिए एक थीम रखी गई थी, थीम याद रखिएगा, इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। और इस साल ये इसका 11वां संस्करण होगा इस इवेंट का। और ये जो इवेंट है इसे ऑर्गेनाइज करा जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, इनके साथ ही फिक्की के द्वारा मिलके। और यहाँ पे 3 बायलेटरल इवेंट्स होंगे जो कि इंडिया EU केमिकल पेट्रोकेमिकल्स फोरम है, और इंडिया जापान केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल फोरम है, और तीसरा है इंडिया US केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल फोरम। ये 3 इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे ताकि USA, यूरोपियन यूनियन और जापान के साथ जो भारत का बायलेटरल ट्रेड है उसको और भी ज़्यादा इन्हांस किया जा सके, साथ ही केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाई जाएँ। नेक्स्ट अपडेट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान बचत प्लस। भारतीय जीवन बीमा निगम ने व्यक्तिगत जीवन बीमा बचत योजना बचत प्लस लॉन्च किया है। तो सबसे पहले तो आपको प्लान का नाम याद रखना है, बचत प्लस, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा, इसे लॉन्च किसने किया है, इसे लॉन्च किया है भारतीय जीवन बीमा निगम ने। और ये है क्या, तो ये एक ऐसा प्लान है जिसमें प्रोटेक्शन यानी कि जो इंश्योरेंस होता है उसे तो कवर किया ही गया है, साथ ही यहाँ पे सेविंग्स की भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो एक ही प्लान से प्रोटेक्शन भी होगा और सेविंग भी होगी। और इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें जो भी प्रीमियम भरा जाएगा उससे 10 गुना ज़्यादा लाइफ प्रोटेक्शन मिलेगा, और जो कि पॉलिसी का जितना भी लंबा टर्म होगा पूरे टाइम तक सेम ही रहेगा। और इसके लिए ये जो LIC ने बताया है कि जो भी बेसिक सम है तो 1 लाख रुपए रखा गया है, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। और इसके अलावा इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है ये 5 साल का रखा गया है। तो जो LIC है इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। चेयरमैन है MR कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट अपडेट है NPCI हैज़ लॉन्च्ड UPI हेल्प फीचर ऑन भीम UPI ऐप। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भीम UPI ऐप पर UPI हेल्प फीचर लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में जो भारत में डिजिटल पेमेंट्स होते हैं उनके लिए अम्ब्रेला कंपनी है, यानी जो सबसे बड़ी गवर्निंग कंपनी है जो कि सब कुछ देख रेख रखती है भारत में डिजिटल पेमेंट्स का, जो कि है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने लॉन्च किया है भीम UPI ऐप के लिए UPI हेल्प नाम का एक नया फीचर। और इस फीचर से क्या होगा, जो भी यूज़र हैं जो कि भीम UPI का ऐप करते हैं और उनको ट्रांजैक्शन के दौरान दिक्कतें हो जाती हैं, कई बार होता है उनका ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चला जाता है, कई बार होता है अकाउंट से पैसे कट जाते हैं पर सामने वाले पार्टी को पैसे नहीं मिलते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे वो कंप्लेन लगा सकते हैं, अपनी पेंडिंग ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मर्चेंट ट्रांजैक्शन में अगर कोई धोखाधड़ी होती है तो उसके खिलाफ कंप्लेन डाल सकते हैं। तो यही सारे टाइप के फ़ीचर लाने के लिए, कस्टमर को हेल्प करने के लिए ये फ़ीचर ऐड किया गया है। तो जो NPCI है यहाँ के MD और CEO हैं दिलीप असबे। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। नेक्स्ट अपडेट है MA गणपति अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। MA गणपति जी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है MA गणपति जी, और प्रेजेंट में ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में डायरेक्टर जनरल हैं, और अभी हाल ही में इन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ये रिप्लेस करेंगे सुरजीत सिंह देसवाल जी को। और जो NSG है, NSG एक एलाइट काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है केरला हाई कोर्ट अलाउज ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू ज्वाइन नेशनल कैडेट कॉर्प्स। केरल उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स में शामिल होने की अनुमति दी है। तो अभी हाल ही में केरला हाई कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया है और उनके डिसीजन के अनुसार जो ट्रांसजेंडर पर्सन होते हैं उनको उन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि जो NCC है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और केरला हाई कोर्ट का मानना है कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो हैं ये भी समाज का एक हिस्सा हैं और इन्हें भी इनके राइट्स मिलने चाहिए, इन्हें भी समाज में बराबरी से रहने का अधिकार है। इसी कारण से ये फैसला दिया गया है।
एनसीसी में इन्हें ज्वाइन करने का। तो जो केरला है यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मुंबई सिटी एफसी बीट्स एटीके मोहन बगान टू विन आईएसएल 2020-21 टाइटल। मुंबई सिटी एफसी ने एटीके मोहन बगान को हराकर आईएसएल 2020-21 का खिताब जीता है। तो अभी मैंने आपको कुछ ही दिनों पहले बताया था कि मुंबई सिटी एफसी ने एटीके मोहन बगान को ही हरा के आईएसएल शील्ड टाइटल जीता था 2020-21 का। और अभी हाल ही में जो इंडियन सुपर लीग होती है जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ये 2020-21 का टूर्नामेंट चल रहा था और फाइनल में मुंबई सिटी एफसी ने 2-1 के स्कोर से एटीके मोहन बगान को हरा दिया है और जीत लिया है 2020-21 का आईएसएल का टाइटल। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अवार्ड भी दिए गए, ये भी देख लीजिए। तो गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया रॉय कृष्णा को, इमर्जिंग इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है लालेंग माविया को, गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है इगोर अंगुलो को, इन्होंने टोटल 14 गोल किए टूर्नामेंट में, और गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया है अरिंदम भट्टाचार्य को। तो ये 4 नाम भी आपको याद रखना है अवार्ड्स के साथ। नेक्स्ट अपडेट है बियॉन्से सेट द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट एवर ग्रैमी विंस बाय फीमेल आर्टिस्ट। बियॉन्से ने महिला कलाकार द्वारा सबसे अधिक ग्रैमी जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे पहले तो देखिए ग्रैमी क्या होता है। ग्रैमी अवार्ड्स दिए जाते हैं अमेरिका में, जो वहाँ की म्यूज़िक इंडस्ट्री होती है वहाँ पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो इस साल का जो संस्करण था ये था 63rd एडिशन, यानी 63वां संस्करण था ग्रैमी अवार्ड्स का। ये हुआ था लॉस एंजलिस में। दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है। ये अवार्ड दिया जाता है द रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा। ओके, तो सबसे पहली बार इन अवार्ड को दिया गया था 1959 में। ओके, परफॉर्मेंस जो थे ये 1958 में हुए थे और इनके लिए अवार्ड दिया गया था पहली बार 1959 में। और ये जो ट्रॉफ़ी है एक गिल्डेड ग्रामोफोन की तरह होती है। अब देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड। तो टेलर स्विफ्ट हैं, उन्हें बेस्ट एल्बम का अवार्ड दिया गया है। उनके एल्बम का नाम था फोल्कलोर। ओके, याद रखना है। दूसरा है बिली एलिस ओकोनेल, जिन्हें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है उनके गाने के लिए। उनके गाने का नाम था एवरीथिंग आई वांटेड। ओके, तीसरी चीज़ जो बियॉन्से हैं, इन्होंने इस साल 4 अवार्ड जीते हैं और पूरे ग्रैमी के हिस्ट्री में ये पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैमी जीती हैं एक फीमेल आर्टिस्ट के द्वारा। इन्होंने टोटल 24 ग्रैमी जीते थे पिछले साल तक और इस साल इन्हें 4 और मिल गए हैं। तो टोटल हो गए हैं इनके 28 ग्रैमी अवार्ड्स। उसके अलावा इनके पास 79 ग्रैमी नॉमिनेशन भी हैं। ये भी किसी भी फीमेल आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन है। दोनों चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है इंदिरा नूई विल पब्लिश्ड हर मेमोयर माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इंदिरा नूई जी अपनी संस्मरण माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर प्रकाशित करेंगी। तो सबसे पहले तो इस बुक का नाम याद रखिएगा, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। दूसरा इसकी ऑथर हैं इंदिरा नूई जी, और ये जो इंदिरा नूई जी हैं ये पेप्सिको की फॉर्मर सीईओ थी और अभी ये Amazon.com पे 2019 से बोर्ड मेंबर की तरह काम कर रही हैं। और ये जो बुक है इनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में चीज़ें बताएगी। इसके बारे में बताया जाएगा, लिखा जाएगा इस किताब में कि कैसी रही इंदिरा नूई जी की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 2007 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है भगत सिंह कोश्यारी हैज़ रिलीज्ड ई बुक डॉन अंडर द डोम। भगत सिंह कोश्यारी जी ने डॉन अंडर द डोम नामक ई बुक का विमोचन किया है। तो भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र में मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है इसके ऊपर एक ई बुक को रिलीज़ किया है। ओके, ई बुक का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डॉन अंडर द डोम। ओके, तो ये जो बुक है ये लिखी गई थी स्वाति पांडे के द्वारा, जो कि मुंबई की एक पोस्ट मास्टर जनरल हैं और इनके साथ ही और चिड़ा मुखर्जी ने भी इसमें सहयोग दिया था लिखने के लिए और भगत सिंह कोश्यारी जी ने रिलीज़ किया है। उसके अलावा ये जो बिल्डिंग है पोस्ट ऑफिस की जिसके ऊपर ये किताब लिखी गई है, इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था 1904 में और 1913 में ये बनके कंप्लीट हुई थी और इसको बनाने में लागत आई थी 18,09,000 रुपये की। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।
और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।